हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के तहत फोर्सेस के बारे में जानेंगे कि फोर्सेस कितने तरह के होते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फोर्सेस का एसआई यूनिट मीटर होता है, और सीजीएस सिस्टम में अगर हम उसके यूनिट को देखते हैं तो वो डायरेक्ट। ये दोनों हम लोग जान चुके। अब आगे हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस में जानते हैं। तो जनरली फोर्सेस जो होते हैं चार तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसके एग्जांपल्स होते हैं टेंशन, नॉर्मल रिएक्शंस, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब कांटेक्ट से फोर्स है। तो टेंशन का मतलब है कि कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर किसी वेट को हमने लटका दिया तो उससे जो टेंशन डेवलप हुआ वो भी एक कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शंस, अगर किसी टेबल पर कोई बुक अगर रखा हुआ है, कोई टेबल है उस पर कोई बुक रखा हुआ है, तो इस तरफ से जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नीचे जो फोर्स लगेगा वो एमजी का लगेगा। वो एमजी कहाँ से आएगा? वेट से आएगा। तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्स के रिलेशंस, कांटेक्ट फोर्स के ये एग्जांपल। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के एग्जांपल क्या है? रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसमें यूरेनियम हो गया, ये वगैरह, इसमें अल्फा बीटा गामा रे का जो है क्या होता है? डीके होता है। तो डीके जो भी होता है तो उसमें जो फोर्स जेनरेट होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है जिससे कि हम लोग एनर्जी डेवलप करते हैं, तो उसमें भी जो है न्यूक्लियर फोर्सेस उस तरह में, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अल्फा बीटा गामा रे के बीच में जो फोर्सेस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस होता है। एक होता है स्टेलर फ्यूजन। स्टेलर फ्यूजन मतलब क्या होता है कि दो स्टार के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं वो स्टेलर फ्यूजन कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं वीक फोर्सेस के बारे में। वीक फोर्सेस क्या होता है? इसका और एक नाम दिया गया है जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके एग्जांपल हैं बीटा डीके। बीटा का पॉजिटिव भी डीके होता है और बीटा का निगेटिव भी डीके होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये वीक फोर्सेस कहलाते हैं। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी, जैसे कि हमारा प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया, वहां पर अगर अर्थ पर जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और किसी प्लैनेट पर जो भी फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जैसे कि मोटर हो गया, इसके थ्रू जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स फोर्स होता है जिसमें कि रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है। तो ये सब जो फोर्स एक्ट होता है ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इस तरह से जनरली चार फोर्सेस होते हैं: कॉन्टेक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें दो फोर्स के बारे में ज्यादा जानना है। एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स, और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इसके बारे में थोड़ा आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या होगा? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जांपल है। हमारे पास मान लीजिए कि तीन मासेस है, M1 है, M2 है और M3 है। हमारे पास तीन मासेस है, M1 है, M2 है, M3 है, और वो अर्थ से किसी हाइट पर है। तो जब उसको ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो ग्रेविटी के कारण वो अर्थ की ओर आता है। तो अर्थ की ओर आता है तो उसके कारण उसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वही वेट को डेवलप करता है। तो वही W1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? M1G। इसी तरह M2 मास के कारण जो है W2 क्या हो जाएगा? M2G। और इसी तरह M3 मास के कारण उसमें वेट क्या हो जाएगा? जो W3 कहलाएगा वो क्या हो जाएगा? M3G। तो ये क्या हुआ? अगर हम सारे वेट को अगर समराइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे W1 W2 W3, और इनको ऐड करेंगे तो इसमें सब में ग्रेविटी सेम होगा। तो जी को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो M1 M2 और M3, इस तरह से सबका समेशन, सारे मासेस का अगर समेशन करेंगे तो वो एक बनेगा mg। ये बनेगा mg, यही हमारा वेट होगा। ठीक है। एक बात हम लोग जान लें कि वेट में m और g,
मास अलग चीज होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। इसीलिए अगर हम मून पर चले जाएंगे तो हमारा वेट बदल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर अलग होगा, जुपिटर पर अलग होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेट जो है अर्थ पर जो निकालते हैं तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है। चलिए अब दूसरे चीज को जानते हैं। दूसरा क्या है? अब कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया? जैसे कि नॉर्मल रिएक्शंस, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी टेबल पर रखा हुआ है, उसका मास क्या है? m है। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस जो एक्ट करेगा ये ऊपर की ओर करेगा, इसी को नॉर्मल रिएक्शंस कहा जाता है। और इसका वेट के कारण क्या निकलेगा? mg निकलेगा। तो इसका नॉर्मल रिएक्शंस का जो वैल्यू होगा वो mg के बराबर। इसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। इस तरह का जो भी फोर्स होगा वो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा। तो एग्जांपल में हम लोग कांटेक्ट फोर्स में दिए नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में। अब आते हैं, एक और होता है कांटेक्ट फोर्स में जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं। तो टेंशन जो डेवलप होता है, एक्चुअली टेंशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में टेंशन के बारे में और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, और इस टेंशन को जानना बहुत जरूरी है, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जाते हैं। तो टेंशन जो है ये कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन किस किस चीज में डेवलप हो सकता है? किसी स्ट्रिंग में हो सकता है, किसी रॉड में हो सकता है, किसी चेन में हो सकता है। ये टेंशन किसी भी चीज में, इन तीनों चीज में डेवलप हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम टेंशन किस चीज में डेवलप कराना चाहते हैं, और उसी हिसाब से उसके टेंशन को भी कैलकुलेट किया जाता है। हर एक ऑब्जेक्ट का टेंशन अलग अलग होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिजिड सपोर्ट है, ये वाला क्या है? कोई रिजिड सपोर्ट, और इस रिजिड सपोर्ट में और एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ये वाला मेरा क्या है? ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग पर एक मास हमने लटका दिया है, और वो मास के कारण एक वेट डेवलप हो रहा है, ये डब्ल्यू डेवलप हो रहा है mg। लेकिन इस स्ट्रिंग पर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। वो स्ट्रिंग हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, एक वायर हो सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो ये टेंशन किसके बराबर होगा? ये जितना वेट इस तरफ लगेगा उसके अपोजिट जो टेंशन डेवलप होगा वही होगा T इक्वल टू M इंटू जी के बराबर। तो टेंशन क्या होगा? ऊपर। अब किसी आइडियल स्ट्रिंग की बात करें। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग मासलेस मान लिया जाए तो उसे आइडियल स्ट्रिंग कहा जाता है। एक बात यहां जान लेने की जरूरत है कि अगर एक ही स्ट्रिंग में बहुत सारे मासेस को, अगर अगर एक ही स्ट्रिंग में बहुत सारे मासेस को, जैसे m1 मास लगा दिया, m2 मास लगा दिया, और एक ही स्ट्रिंग में बहुत सारे मासेस को लगाकर उसको दो, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट के बीच में मासेस को लटका दिया गया, और अगर उसको फिक्स्ड कर दिया गया तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि अगर सेम स्ट्रिंग होगा तो उसका टेंशन भी क्या होगा? सेम। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। इस बात को समझ लेते हैं। अब अगर हम इसमें टेंशन को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरफ से टेंशन T1 लगेगा, इधर से T1 लगेगा। ये M2 M1 मास और M2 के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अगर T2, और इधर से भी T2 कहते हैं, और ये M2 और एंड पॉइंट हो गया, या इसका एंड पॉइंट हो गया, और ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। तो इसमें अगर टेंशन T3 है तो किसी आइडियल स्ट्रिंग में कहा जाता है इसमें टेंशन सेम होंगे। इसका मतलब T1 बराबर T2 बराबर T3, ये सब क्या होंगे? टेंशन उसके सेम। मासेस कैन बी डिफरेंट, और मासेस क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। तो टेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए FBD का यूज किया जाता है। FBD का यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके बारे में, एनालाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स वगैरह एक्ट हो रहा है वो हम लोग FBD, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं,
उसी में से किसी एक का अगर हमको एफबीडी बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो हम लोग उसको इस तरह से निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है, इसमें मासेस है और ये नीचे mg लग रहा है जी के कारण, तो ऊपर की ओर जो टेंशन लग रहा है वो किसके बराबर होगा? तो इससे हम लोग टेंशन को कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं इनर्शियल फ्रेम। एक टॉपिक आता है इनर्शियल फ्रेम का। इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल फ्रेम, इज ए व्यू पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक व्यू पॉइंट होता है और उसी जगह से और कोई ऑब्जेक्ट अगर अगर मान लेते हैं कि कोई भी, मान ले ये सर्कुलर पाथ है और ये मान लेते हैं ये भी पॉइंट है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है किसके? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसी को इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ऐसे केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो। कब? जब वेलोसिटी क्या होगा? उसका कांस्टेंट हो। ये बात हम लोग समझ गए, तो उसको इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। अब आते हैं कि एक होता है ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम। अब हम ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात हैं। ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई सिंगल पुली है और वो मासलेस माना जाए, बोला गया यहां इसलिए लिखा गया है कि नोट, इन ए सिंगल मासलेस पुली सिस्टम टेंशंस रिमेन्स द सेम। अगर सिंगल मासलेस पुली होगा किसी सिस्टम में तो टेंशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा, इवन इफ मासेस आर डिफरेंट। यहां पर हम देख रहे हैं इस फिगर में कि एक सिंगल मासलेस पुली है और दोनों में डिफरेंट मास दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंट मास दिया हुआ है। और जब हम इसमें टेंशन देख रहे हैं तो डिफरेंट मास होने पर भी इसमें टेंशन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। अब इसमें केस बताया गया, यहाँ पर हम लोग केस देखते हैं कि M1 जो है ग्रेटर देन है M2 के। मासेस क्या है? M1 का ज्यादा है, तो M1 का मासेस ज्यादा होगा, ये मासेस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और इधर वाला एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। तो अगर हम इसमें फोर्स को देखें, अगर हम फोर्स को बोले F1, तो F1 क्या हो जाएगा? ये बनेगा M1A बनेगा। और ये फोर्स M1A किसके बराबर होगा? ये M1A जो है ये बराबर होगा। अब ये नीचे की ओर है तो मास M1 जो है, वेट जो है इसका क्या हो गया? अगर ये वेट जो है ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये mg माइनस t होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि F1 जो है वो किसके बराबर है? ये F1 जो है M1A के बराबर है, और M1A जो है वो किसके बराबर है? M1g - t के, M1g - t के। इसी तरह F2 की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा M2A। और ये M2A किसके बराबर हो जाएगा? ये M2A किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया? टेंशन ज्यादा हो गया, ये टेंशन, और ये हो जाएगा M2। इसीलिए दूसरे इक्वेशंस में हमने लिखा है कि F2 जो है वो बराबर है M2A के, और M2A बराबर है किसके? T - M2g के बराबर। अब आते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हम एफ नेट मेरा जीरो हो, क्या कह रहा है वो? कि हमारा एफ नेट जीरो, ये कह रहा है कि अगर एफ नेट हमारा जीरो हो तो इसका मतलब स्टेट नो चेंज। मतलब क्या हुआ? कि उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं रहे, कोई बॉडी जहां पर है उसी पोजीशन पर बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए नेट भी उसका क्या होगा? जीरो। यही उसका कारण है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करें तो जितने भी फोर्स उसमें लग रहे हैं F1 F2 F3 F4, ये सब कितना बराबर होगा? वो जीरो के बराबर। एफ नेट अगर हम निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ?
एफ नेट मतलब निकाल रहे हैं तो एफ नेट क्या होगा, एफ जितना भी फोर्स उसमें लग रहा है, F1 F2 F3, वो सब किसके बराबर होगा, जीरो होगा। तो दो कंडीशन बन सकता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जिसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा है, तो वो रेस्ट में ही बना हुआ है। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा, या इनर्शिया ऑफ मोशन में ही बना रहेगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर मोशन में बना हुआ है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ नहीं। तो फर्स्ट लॉ हम लोग को बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग को बताता है कि एफ नेट जो है, वो एफ नेट जो है वो किसके बराबर है, जीरो। एफ नेट अगर जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नेट भी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिखा कि नो स्टेट चेंज। आइए पहले नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में हम लोग जी के जगह यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला चीज आप समझ लेंगे कि एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें एक स्ट्रिंग है, पहले उसमें 2 kg वेट को डाला गया और फिर उसी के नीचे जो है 5 kg वेट को डाल दिया गया। इससे दो तरह का टेंशन डेवलप, एक टी हो रहा है और एक T1 हो रहा है, इसलिए हमने लिखा टी और T1, क्योंकि ये टी जो है वो ग्रेटर देन है टी। ठीक है, तो पहला हम एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी ऑफ 5 kg। 5 kg का एफ बी डी बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये 5 kg लिखेंगे, और ये हो जाएगा, ये ऊपर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, 5G लग रहा है। इस तरह से T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5G हो जाएगा। इसका मतलब 5 × 10, इसका मतलब 15। अब इसी में एफ बी डी बनाएंगे 2 kg का। इसी क्वेश्चन में आप किसका बनाएंगे, एफ बी डी 2 kg का। अब इसमें एफ बी डी बनाएंगे किसका, 2 kg का, एफ बी डी ऑफ 2 kg। अब 2 kg का क्या एफ बी डी बनेगा, तो ये 2 kg है, उसका टेंशन क्या है, टी है, नीचे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। अब ये टी किसके बराबर होगा, और टेंशन T1 तो उस पर लग ही रहा है, और उसके अलावा भी ये भी लग रहा है 2G। तो इसका मतलब इस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 + 2G। T1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 50 है, और 2G का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 70 न्यूटन लग रहा है, तो टी का वैल्यू कितना होगा, 70 न्यूटन। समझ में आ रहा है। तो ये एफबीटी हम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहला ये एफबीटी हुआ, दूसरा एफबीटी ये। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टेंशंस T1 एंड T2 इन गिवन फिगर। तो हमारे फिगर में ये दिया हुआ है, एक टेंशन मेरे पास T1 है, एक T2 है, इसी दोनों को हमको निकालना है। तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और इसमें पहले हम एफबीडी बनाएंगे। इसका एफबीडी में क्या बनाएंगे, इस तरह से हम लेंगे इसको, इस तरह से लेंगे, और इस तरह से इसको लेंगे। ये हमारा टेंशन क्या है, T2 है, और ये वाला टेंशन मेरा क्या है, T1। और ये मेरा एंगल कितना है, 37 डिग्री। अगर हम इस लाइन को अगर ऐसे करके मिलाते हैं, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ निकलेगा और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ निकलेगा। ये ऊपर की ओर जो कंपोनेंट निकलेगा, ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा T2 cos 37, और ये हो जाएगा T2 sin 37। और एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूंगा कि हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर ये एंगल 37 है और ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, 37 डिग्री होने के लिए इसके सामने जो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये एक्स। इस बात को ध्यान रख करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अब इससे क्या पता चला कि ये T1 का जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, T2 साइन 37, तो हम लोग लिख सकते हैं T1 जो है वो T2 साइन 37, और यहां से साइन 37 का वैल्यू क्या है, साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा 3/5, और उधर से कॉस 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर T1 लिखेंगे, ये T2 लिखेंगे, और ये साइन 37 का वैल्यू अगर डाल देंगे तो ये 3/5, तो ये हो जाएगा 3T2/5, और ये किसका वैल्यू है, T1 का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, और ये मेरा कितना था, इसका जो, ये हमको 5 kg दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 5G हो जाएगा। ठीक है, 5G जब हो जाएगा वो चीज, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5G इक्वल टू, और ऊपर वाला जो मेरा कंपोनेंट था वो क्या था, cos 36, क्या था। एक चीज ध्यान रखें, ये क्या आ रहा है, ये वाला जो है, पर ये T2 cos 37 है, इसके जस्ट अपोजिट, उसको लिखेंगे T2 cos 37, और ये 5G और G के जगह पर अगर 10 यूज करेंगे, ये हो जाएगा T2 cos 37 का वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब 50 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 4T2/5। इसका मतलब अगर पूरा सॉल्व इसको करेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 50 into 5/2 हो गया, और ये क्या होगा, 25। इसका मतलब 125/2 मीटर। अब मेरे को T2 मिल गया, T2 हमको मिल गया 125/2 मीटर। अब उससे T1 भी निकाल सकते, तो T1 हमारा क्या, 3T2/5 इक्वल टू 3 into 125/2 into 5, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 75/2। इससे T1 का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 75/2। इस तरह से, इस तरह से हमने T1 का भी वैल्यू, इस तरह से T1 का वैल्यू में निकाल लिया, वो कितना आया 75/3। दोनों में जो टेंशन डेवलप किया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि T1 और T2 दोनों अलग अलग एंगल से टेंशन डेवलप कर रहे हैं, और उसमें जो वेट है √2 kg, कितना वेट है, √2 kg। तो हमसे पूछा गया कि T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा, और जी का यूज करना है 10 मीटर, 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करेंगे, एफबीटी को तैयार करेंगे, और √2 kg, 2 kg का एफबीटी बना
इस तरह से बनेगा, ऐसे सीधा ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, अब ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये T2 है, और ये T1 है। ठीक है, अगर हम इस तरफ की बात करें, और ये हमारा मास यहाँ पर क्या है, ये रूट, तो ये क्या आ जाएगा, √2g हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे कंपोनेंट को अगर देखेंगे, अगर इससे कंपोनेंट को देखेंगे, तो इस तरफ हमको एक कंपोनेंट मिलेगा, इस तरफ अगर हम इसको ऐसे करके मिला दिया जाए, ऐसे करके अगर हम इसको मिला दें, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए T1 है और ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा मेरा T1 साइन 30 डिग्री। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, T1 साइन 30 डिग्री। अगर हम इसको भी ऐसे करके मिला दें और ये ऊपर की ओर देखें, तो ये हो जाएगा T2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इधर वाला कंपोनेंट अगर हम देखें, ये हो जाएगा T1 कॉस 30 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट अगर देखें, तो ये हो जाएगा T2 कॉस 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ, अब हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो पहला क्या है, हॉरिजेंटल वाला को देखते हैं। इसको देखते हैं, केस ऑफ हॉरिजेंटल, लिखेंगे T2 कॉस 60 डिग्री, वो बराबर होगा T1 कॉस 30 डिग्री। T2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हॉरिजेंटल, और T1 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T2 का वैल्यू आ जाएगा √3T। इसको हम लोग इस तरह से कर, अब अगले सेगमेंट की ओर आते हैं। अगला सेगमेंट मेरे पास क्या है, वर्टिकल, केस ऑफ वर्टिकल। वर्टिकल में क्या हो जाएगा, √2g जो है वो बराबर हो जाएगा, ऊपर मेरा कंपोनेंट क्या आ रहा है, एक आ रहा है T1 साइन 30 डिग्री, और दूसरा आ रहा है T2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 10√2, और इसमें से T1 हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और T2 का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों में से 1/2 को कॉमन ले लिया जाए, 10√2 1/2 को कॉमन ले लिया जाए, तो ये T1 प्लस √3T2, √3T2। तो ऐसा करते हैं कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हो जाएगा 20 अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब ये T1 हो गया, प्लस हो गया, और √3 हो गया, और यहाँ से T2 का वैल्यू डाल देते हैं, तो T2 का वैल्यू डाल देंगे तो √3 T1 ये हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 20√2, और ये हो जाएगा T1 प्लस 3T1। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से इसको यहाँ से, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से देते हैं 20√2 हो गया, और ये हो गया 4t1, इसलिए t1 बराबर क्या हो गया 5, तो t2 बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए t2 बराबर क्या आ जाएगा, √3t1 होता है, ये हो जाएगा √3, और t1 का वैल्यू हो जाएगा 5√2, तो t2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5√6, एक आंसर आएगा 5√2, इसलिए t1 का वैल्यू हो गया हमारा 5√2, और t2 का वैल्यू हो गया हमारा 5√6। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टेंशन, इस क्वेश्चन में हमको टेंशन फाइंड करना है और नॉर्मल रिएक्शंस को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तो इस डायग्राम में हम लोग को कुछ सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, अगर ये वर्टिकली गिरता है, अगर मास है ये, तो क्या होगा, ये mg होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालें, अगर मान लीजिए इसका नॉर्मल रिएक्शन होता तो ये कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 है, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये भी तो एंगल हो जाएगा 90, ठीक है। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल का वैल्यू क्या, तो ये भी एंगल तो मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये पूरा एंगल मेरा क्या है, अब मान लीजिए इसका काम नाम दे दे, इसका इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और ये दे देते हैं C, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एंगल बी ए सी इक्वल टू, बी ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये पूरा 90 होगा, ये अगर 90 है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा 90 है, ठीक है। तब इसमें घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे 90 माइनस, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये दोनों कट गया, तो एंगल बी ए सी का वैल्यू क्या हो गया थीटा, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, इस एंगल का वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये थीटा, ठीक है। ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा थीटा, ये एंगल हमारा थीटा। अब जब ये थीटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, इस लाइन से एक 90 खींचेंगे इस तरह से, देखा, ऐसे ऐसे करते हैं, एक फिगर आउट हम लोग इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल हो रहा है इसके, ठीक है। तो इस तरफ से ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका कंपोनेंट क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, ये हो जाएगा, ये अगर और ये हमारे पास ये एम जी है, तो ये थीटा है, और ये एम जी है, तो क्या हो जाएगा एम जी, एम जी साइन थीटा, इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा,
क्लियर है? तो अब इससे क्या निकलता है, हमारा टेंशन का वैल्यू क्या निकलता है, ये निकलता है mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू क्या निकलता है mg cos थीटा। इसको याद रखेंगे, ये हमेशा यूज में आएगा, ठीक है। तो टेंशन हमारा ये हो गया, और नॉर्मल रिएक्शंस क्या होगा mg cos थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू टेंशन और नॉर्मल रिएक्शंस को जाना। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, और आप इन सब चीजों को देखें और इस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है उनको बताने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में।